वेलकम टू नॉलेज ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज पढ़ने जा रहे हैं हम सोल्यूशन का 7th वीडियो लेक्चर। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं सोल्यूशन का पार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें से हम ऑलरेडी 3 कॉलिगेटिव्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आज देखने वाले हैं हम 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है उसको यहाँ देखने वाले हैं, जैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स व्हाट? सेमी मतलब होता है हाफ, परमिएबल मतलब परमिट करने वाला। तो ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्ली जो हाफ पार्ट को मतलब हाफ मॉलिक्यूल्स को परमिट करती हो और अदर हाफ पार्ट को या फिर मॉलिक्यूल्स को परमिट नहीं करती है। तो जैसे कि सोल्यूशन है, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट और सोल्यूट। तो ये जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को अलाउ करती है, सॉल्वेंट को परमिट करती है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से एक से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल को परमिशन नहीं देती, मतलब सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है वो पास नहीं हो सकते। तो ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखो ये है वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो ब्लू कलर के ये जो बड़े से मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ये है शुगर के मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब ये जो वाटर है ये है सॉल्वेंट और शुगर जो है वो है सॉल्यूट। ठीक है, तो अब ये जो मेम्ब्रेन बीच में हमने लगा के रखा है, इस मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही जा सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल इंटर नहीं कर सकते। मतलब ये जो ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स है, ये ब्लू कलर के पार्टिकल्स जो है वो नहीं जा सकते। सिर्फ जाएंगे तो कौन से पार्टिकल्स जाएंगे? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो सकते हैं। तो ऐसे मेम्ब्रेन को कहते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को परमिट करती है, नॉट दी सॉल्यूट मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल है प्लांट सेल, एनिमल ब्लैडर, सेलुलोज, पर्चमेंट मेम्ब्रेन, कॉपर फेरोसाइनेट मेम्ब्रेन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। देखो इस तरीके से, ये वाली फिगर को आप देखो, यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, या फिर लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो सोल्यूशन है वो हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करता है। द स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो, स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद होने वाली प्रोसेस है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में होने वाली प्रोसेस है, फ्लो हो रहा है ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द सोल्यूशन। सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है किसके साइड में? सोल्यूशन की तरफ में, through this semi permeable membrane, or flow of solvent from a solution of lower concentration to the solution of higher concentration। अब देखो ये जो सोल्यूशन है लोअर कॉन्सेंट्रेशन का, इसमें से भी सिर्फ सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वही फ्लो करेंगे सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। तो ये देखो फिर से देखो इसको कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सोल्यूशन, सोल्यूशन में से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है टू पुश, मतलब धक्का देना। तो यहाँ पर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे, या फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है, और यूनिडायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में होने वाला प्रोसेस है। अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है।
यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के से हमको यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा कि एक हमने कंटेनर लिया है और इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर लिया है। तो वाटर क्या हो गया, ये वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, और इस कंटेनर के अंदर हमने थाइल्स ट्यूब, ये जो ट्यूब है ये कहलाती है थाइल्स ट्यूब, दिस इज़ थाइल्स ट्यूब, और इस थाइल्स ट्यूब में हमने शुगर का सल्यूशन लिया है। देखो ये क्या है, शुगर का सल्यूशन, और ये थाइल्स ट्यूब के माउथ पर हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, यहाँ पर लगा दिया इस थाइल्स ट्यूब के माउथ पर, और इसके अंदर हमने फिल कर दिया शुगर का सल्यूशन। अब देखो शुगर सल्यूशन है, मतलब ये जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है कि सॉल्वेंट से जो मूव होते हैं पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद, यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो थाइल्स ट्यूब का, ये जो ट्यूब का लेवल जो रहेगा वो कंटिन्यूएशन में ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पर जो लेवल है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो ऊपर बढ़ेगी नहीं। वो क्यों नहीं बढ़ेगी, इसका रीज़न ये है कि ये जो थाइल्स ट्यूब है इसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और वो प्रेशर कौन सा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कर रहा है कि ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, उसको वो पुश कर रहा है, उसको पीछे की तरफ ढकेल रहा है। और ऑस्मोसिस से क्या हो रहा है कि ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर आते ही चले जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो सॉल्वेंट को पुश कर रहे हैं, और ऑस्मोसिस जो सॉल्वेंट को ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं, ये प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स, जो फॉरवर्ड जाने का और रिवर्स आने का जो पैसेज है वो इक्वल हो जाएगा, एक ही उसकी स्पीड हो जाएगी। तो उस टाइम पर ये जो लेवल है यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, हमको बताना है कि व्हाट इज़ मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कब यहाँ पर प्रेशर लग रहा है इस सॉल्वेंट पे, जब एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। तो देखें, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर विच शुड बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन के साइड पर, सॉल्यूशन के पास में जब हम एक्सटर्नल प्रेशर, अब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाइड हो रहा है सॉल्यूशन पे, सो एज टू प्रिवेंट द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन। तो अब क्या हो रहा है कि जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, जो माइग्रेट हो रहे थे, जो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, वो क्या हो गए, प्रिवेंट हो गए, रुक गए। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर विच शुड बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन सो एज टू प्रिवेंट द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सोल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसके बाद देखते हैं हम कि सॉल्यूशन के मतलब अकॉर्डिंग टू जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉल्यूशन के 3 टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है। तो सेम जिसका 2 सॉल्यूशंस हैं और 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशंस है, ठीक है, 2 सॉल्यूशंस है। जैसे कि यहाँ पर हम एक बीकर, 2 बीकर्स ले रहे हैं, ये बीकर ए है और ये बीकर बी है। एक में हमने सॉल्यूशन ले रखा है, सपोज़ यहाँ पर हमारे पास में 1 मोलर यूरिया
और दूसरा हमने ले रखा है 1 मोलर सुक्रोज, ठीक है। तो दोनों की मोलारिटी सेम है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होना चाहिए। तो सोल्यूशन हैविंग द इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं 0.1 मोलर यूरिया सोल्यूशन एंड 0.1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशंस आर आइसोटोनिक बिकॉज देयर ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम। यहाँ पर हमने लिया 0.1 मोलर, मोलारिटी दोनों की भी सेम है, तो दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। सेकेंड है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मतलब होता है कम, हाइपो मतलब कम। तो एक सोल्यूशन है और उसके कंपैरिजन में दूसरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। When the osmotic pressure of a solution is less than that of other, कि एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू अनदर सोल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम 0.05 मोलर सुक्रोज हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ 1 मोलर यूरिया। अब देखो 0.05 मोलर, ये जो मोलैरिटी है या फिर कॉन्सेंट्रेशन है ये कम है एज़ कम्पेयर टू 1 मोलर के, तो 1 मोलर के ये कम है, तो सुक्रोज इज़ हाइपोटोनिक टू दैट ऑफ यूरिया। तो इसलिए ये सोल्यूशन क्या कहलाया, सुक्रोज का सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और इसी के अपोजिट आता है हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज़्यादा, कि जो सोल्यूशन हम ले रहे हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनदर सोल्यूशन के। व्हेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज़ हायर देन दैट ऑफ अनदर सोल्यूशन इट इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, अब इसके अपोजिट ले लेंगे कि 1 मोलर यूरिया है और 1 मोलर यूरिया और दूसरा हमने सोल्यूशन लिया है 0.05 मोलर सुक्रोज। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, 1 मोलर यूरिया का। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी ज़्यादा रहेगा। तो 1 मोलर यूरिया हैज़ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन 0.05 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन, हेंस 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू 0.05 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन। तो इस तरीके से ये 3 टाइप के सोल्यूशन है। आइसोटोनिक सिंपल सा याद रखें, 2 सोल्यूशन है, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है। हाइपोटोनिक मतलब एक जो हम सोल्यूशन ले रहे हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है एज़ कम्पेयर टू अनदर सोल्यूशन। फिर हाइपरटोनिक मतलब जो सोल्यूशन हम कंसिडर कर रहे हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनदर सोल्यूशन के। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ये देखने से पहले हमको यहाँ पर कुछ लॉज देखने पड़ेंगे, ये जहाँ से ये इक्वेशन आई है। जैसे सबसे पहला लॉ है यहाँ पर वैन हॉफ बॉयल्स लॉ। वैन हॉफ बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू वैन हॉफ बॉयल्स लॉ ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम at constant टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड लॉ है वैन हॉफ चार्ल्स लॉ, ये ऑस्मोटिक लॉज हैं एक्चुअली। वैन हॉफ चार्ल्स लॉ, इसको डिनोट करेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से। अकॉर्डिंग टू वैन हॉफ चार्ल्स लॉ ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें, लेफ्ट हैंड साइड में है पाई, फिर है प्रोपोर्शनलिटी का साइन, फिर ऊपर के साइड में है यहाँ 1 है, इधर t है मतलब t, डिवीजन में है v। फिर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे, कांस्टेंट लगता है k इंटू टी डिवाइडेड बाय v। k इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो सोल्यूशन कांस्टेंट है, लेकिन ये जो k की वैल्यू है वो गैस कांस्टेंट के इक्वल है, k इज इक्वल्स टू r। तो हम इस k की जगह r लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी फिर पाई इज इक्वल्स टू r t डिवाइडेड बाय v। और इस v लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को ऐड कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी पाई इज इक्वल्स टू N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो N2
आर टी डिवाइडेड बाय वी। तो अब देखिए यही इक्वेशन हमको मिलेगी यहाँ पर। फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉलो द इक्वेशन। ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। पाई इज इक्वल्स टू N2RT डिवाइडेड बाय V। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो देखो ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ये हमने आपको इसका बेस बताया है। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। फिर देखें द टर्म N2 डिवाइडेड बाय V इज कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी। अब देखो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, अगर ये V जो है वॉल्यूम ये 1 लीटर में अगर डिवाइड होता है 1 dm³ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वो कहलाता है मोलैरिटी। ये मोलैरिटी जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का ये अनदर वे है। जैसे कि मोलैलिटी है उसी तरीके से मोलैरिटी है। तो देखो तो जब N2 डिवाइडेड बाय V ये हो जाता है M, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, पाई इज इक्वल्स टू MRT, क्योंकि N2 बाय V, N2 डिवाइडेड बाय V ये इक्वल होता है M के, मोलैरिटी के, तो पाई इज इक्वल्स टू MRT। नोट दैट द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन मोलैरिटी। ये जो सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हम किस में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, मोलैरिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मोलैरिटी में, कैपिटल M में। वाइल कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर रैदर देन मोलैलिटी। मोलैलिटी नहीं मतलब स्मॉल m और ये है कैपिटल M, तो हम कैपिटल M में कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉट स्मॉल m में। द रीज़न इज दैट ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट आर मेड एट स्पेसिफिक कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को क्या रखना है यहाँ पर, एक स्पेसिफिक है हमारे पास में टेम्परेचर। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट लाइक मोलैलिटी। ये जो मोलैलिटी है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है, मतलब इसको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डिपेंडेंट है, मतलब ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मोलैरिटी के साथ में इसको एक्सप्रेस करते हैं, नॉट मोलैलिटी। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू हमको मोलर मास फाइंड आउट करना है। कंसिडर जो अभी हमने देखा इक्वेशन पाई इज इक्वल्स टू N2RT डिवाइडेड बाय V, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब वही हमारे पास में सोल्यूशन है और सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट दूसरा है सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट है हमारे पास में M2 उसका मोलर मास है और सॉल्यूट का जो है हमारे पास में वेट वो है W2 ग्राम। देखो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, सॉल्वेंट दूसरा है सॉल्यूट। सॉल्वेंट है हमारे पास में सपोज W1 ग्राम और उसका मोलर मास है M1। सॉल्यूट है W2 ग्राम, मोलर मास है M2। तो अब यहाँ पर देखो ये है N2, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू यहाँ होंगे मास अपॉन मोलर मास, मतलब W2 डिवाइडेड बाय M2। तो अब ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, N2 इज इक्वल्स टू W2 डिवाइडेड बाय M2। तो ये जो N2 की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इज इक्वल्स टू W2 RT, ये देखो N2 की जगह हो जाएगा W2 अपॉन M2 RT डिवाइडेड बाय V। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब M2 फाइंड आउट करना है, तो M2 चला जाएगा पाई की जगह, पाई M2 की जगह, तो ये इक्वेशन हो जाएगी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की M2 इज इक्वल्स टू W2 RT डिवाइडेड बाय पाई V। तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हमको W2 RT और पाई V की वैल्यू पता हो तो हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो ये एक साइड में है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब
प्योर सॉल्वेंट, और दूसरे कंपार्टमेंट में है सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर है मतलब सोल्यूशन है, क्योंकि सॉल्ट एक्ट एज अ सोल्यूट और जो वाटर है वो यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन। और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तो होना क्या है, जब ऑस्मोसिस होगा तो सॉल्वेंट से जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट के, वो सोल्यूशन की तरफ स्पॉन्टेनियस और यूनिडायरेक्शनल फ्लो होंगे। लेकिन ये ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा अगर हम सोल्यूशन के साइड में यहाँ पर प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं सोल्यूशन के साइड में, तो क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस की वो स्टॉप हो जाएगी और सोल्यूशन में से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो फ्रेश वाटर की तरफ, मतलब सॉल्वेंट की तरफ फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो स्टॉप हो गया, लेकिन रिवर्स जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, जब हम सोल्यूशन के साइड में प्रेशर को ज़्यादा कर दे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे भी प्रेशर को ज़्यादा करना होगा। उस टाइम पर ही सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगे। तो ये हम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, जैसे कि जो वाटर फिल्टर होता है, जो आरओ जो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए लगा होता है, तो उसमें ये सिस्टम को अप्लाई करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ़ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर से लार्जर होता है, इज़ अप्लाई टू द सोल्यूशन। कहाँ अप्लाई करना है हमको, सोल्यूशन के साइड में। द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सोल्यूशन through the semi-permeable membrane due to which direction of osmosis is reverse। तो ये जो solution है, solution में से pure solvent move करता है किसके साइड में, ये सॉल्वेंट के साइड में ही मूव करता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और वो डायरेक्शन कैसी होती है, रिवर्स। तो इसीलिए इस फिनोमिना को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये एक्सपेरिमेंट किस लिए किया जाता है, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, जो पानी खारा होता है, खारे पानी को मीठा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थी ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहीं ख़त्म होती है। लेकिन एक टॉपिक रहा है इस यूनिट का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करके, तो उसमें कुछ डेरिवेशन है उसको देखना है, और फिर लास्ट रह जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल।